उसमें कोई नल वैल्यू या कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है, राइट। थर्ड, आप चेक कर सकते हैं इसका डेटा टाइप वगैरह सब कुछ सही है या नहीं। तो डेटा जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसका डॉट डी टाइप्स है ना, विच विल शो यू द डेटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम। हर कॉलम के जो डेटा टाइप्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हर कॉलम के डेटा टाइप में आपके पास प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, राइट, मतलब सारे वैल्यूज नंबर के फॉर्म में है, ठीक है। डेटा टाइप ओके है। प्रिंट, और क्या चेक करना होता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है कि डेटा में आउटकम्स जो हमें मिले हैं, आउटकम में कितनी वैल्यूज हैं, पहले तो ये देखना है टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं, क्लासेस कौन कौन सी हैं, किस क्लास में हमें इसको प्रिडिक्ट करना है। तो क्लासेस के लिए आप क्या करो, जो इसका टारगेट कॉलम है, टारगेट कॉलम जिसका नाम है आउटकम, ठीक है, अपने डेटा का आउटकम, ठीक, आउटकम में ओ कैपिटल है, राइट। जो डेटा का आउटकम है, इस आउटकम में वैल्यूज काउंट चेक करना है। इनका वैल्यूज काउंट एक फंक्शन है जिसको हमें चेक करना है। रन करा के देखते हैं वैल्यूज काउंट में क्या क्या आता है। वैल्यूज काउंट में ये पता चला कि जो आपका डेटा है उसमें जो टोटल आउटकम है, दो दो आउटकम है इसके अंदर, 0 और 1, जिसमें 0 में 500 वैल्यूज हैं और 1 में 268 वैल्यूज, ठीक है। इसमें 500 वैल्यूज हैं 0 के लिए और 268 वैल्यूज हैं 1 के लिए। क्या क्या ये कोई इम्पैक्ट कर सकता है आपके लर्निंग में? कर सकता है। कर इसलिए सकता है क्योंकि जब आप मशीन को ट्रेन करेंगे डेटा के साथ में तो ज्यादातर वैल्यू उसको 0 वाली मिलेगी, है ना। ज्यादातर जो डेटा मिलेगा उसको ट्रेनिंग के केस में तो 0 वाला मिलेगा, तो 0 वाले डेटा को वो ज्यादा समझेगा और 1 वाले डेटा को वो कम समझेगा, क्योंकि बहुत हाफ का डिफरेंस है ऑलमोस्ट, आप समझे। तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। इससे एक प्रॉब्लम आती है जब डेटा इस तरह से आपको मिलता है, तो इससे जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं हम लोग ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास ट्रेनिंग वैल्यू कम होती है, ट्रेनिंग डेटा कम होता है, तो हमारा मशीन जो है वो उस डेटा को ज्यादा समझता है जो डेटा हमारे पास ज्यादा है। लाइक इसमें अगर हम देखें तो 0 वाले जो डेटा है वो ज्यादा है अपने पास। अगर मैं ट्रेनिंग करूंगा तो 0 वाला को वो ज्यादा समझेगा क्योंकि उसके पैटर्न ज्यादा अच्छे से वो समझ सकता है ना। और जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करते टाइम जो 0 वाले आउटपुट हैं वो तो बढ़िया से दे देगा वो, लेकिन जो 1 वाले आउटपुट है वो बढ़िया से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक एरर आपको मिलती है मशीन के एंड से जिसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। तो आपका जो मशीन होता है वो ओवरफिट हो जाता है, किसी एक आउटकम को लेकर के ज्यादा बायस्ड हो जाता है, एक आउटकम को लेकर के ज्यादा बायस्ड हो जाता है, बाइसिंग हो जाती है उसकी, क्योंकि डेटा ज्यादा था तो बाइसिंग हो गई, उसने ज्यादा वही समझा। जैसे मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी नॉलेज ज्यादा होगी, जिसको थोड़ा कम देर के लिए पढ़ेंगे उसकी नॉलेज कम होगी, है ना। तो अगर आपको उस क्वेश्चंस को पूछा जाए जिस सब्जेक्ट को आपने ज्यादा पढ़ा है तो वो तो अच्छे से आंसर कर देंगे आप, लेकिन जो सब्जेक्ट आपने थोड़ा पढ़ा है वहां तो बताने में परेशानी होगी, ठीक है। तो मतलब आपकी बाइसिंग ज्यादातर जो है वो एक सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा होती है। एक सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया मतलब उस तरफ आपकी बाइसिंग चली गई, राइट। तो जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। पढ़ाई में कई बार ये होता है कि हम साइंस की तरफ ज़्यादा हमारा वो होता है, तो हम साइंस के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं,
बाकी सब्जेक्ट को तो छोड़ते चले जाते हैं, उनमें मार्क्स कम हो जाते हैं और साइंस में मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, वैसे कई लोग को अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते हैं, साइंस के मार्क्स कम हो जाते हैं उसके। ये बाइसिंग होती है, मतलब एक तरफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये जो बाइसिंग है, यही बाइसिंग आपकी एक ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को यहाँ पे दिखाती है। जो ओवरफिटिंग आपका होता है वो इसी बाइसिंग की वजह से होता है। ठीक है, बात समझे? नेक्स्ट, तो ये वैल्यूज काउंट करना इसलिए जरूरी है, और उसको प्रिवेंट करने का भी तरीका है ना। ओवरफिटिंग अगर होगी तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए। चलिए, तो ये सब हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट, और क्या चेक कर सकते हैं? तो हमारे पास टोटल कॉलम्स हमें पता चल गए, कॉलम्स कितने हैं अपने पास। कॉलम कभी देखने हो टोटल कौन 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 से कॉलम है, कॉलम के नाम चाहिए, तो आप कॉलम्स नेम्स डेटा डॉट कॉलम्स, इससे आपको कॉलम के नाम मिल जाएंगे। प्रिंट, अगर आपको शेप देखनी हो, शेप ऑफ डेटा, तो आप यूज करते हैं डेटा डॉट शेप। डेटा का शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉलम नेम्स है आपके पास, ये सभी कॉलम के नाम है। और ये शेप ऑफ डेटा 768/9, जब टोटल 768 रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 9 कॉलम है आपके पास। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया वो इन्फॉर्मेशन जो इसमें चाहिए। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और डायरेक्टली देखनी हो तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब में आप डेटा डॉट डिस्क्राइब, डेटा को पूरी तरह से डिस्क्राइब करना, मतलब उसके जितने भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको चेक करना। डिस्क्राइब का मतलब होता है, डिस्क्राइब विल गेट यू ऑल द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, लाइक काउंट आपको बता देगा कि टोटल आपके हर कॉलम में क्या क्या काउंट्स हैं। ठीक है, मीन बता देगा टोटल मीन कितने हैं इसके। ठीक है, हर कॉलम का मीन वैल्यू आपको मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन वो मिल जाएगा। मीडियन, सॉरी मिनिमम वैल्यू वो मिल जाएगा। 25th परसेंटाइल मतलब फर्स्ट क्वांटाइल हो गया है, तो फर्स्ट क्वांटाइल आपको मिल जाएगा। ये सेकेंड क्वांटाइल जिसको हम मीडियन बोलते हैं, मीडियन मिल जाएगा, है ना। 75th क्वांटाइल परसेंटाइल मतलब ये थर्ड क्वांटाइल है, वो मिल जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम। तो ये पूरा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्राइब दे देता है। ठीक है, तो डेटा को समझने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। हो गया, चलिए, तो ये तो हो गया आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपने अपने डेटा से निकाला। कोई प्रॉब्लम समझ आई? अभी सब कुछ सही चल रहा है, इसका मीन मीडियन भी सब सही है। मीन 3.8 पे है, मीडियन भी ऑलमोस्ट 3 पे ही है, तो मीन मीडियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सारे वैल्यूज उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मीन और मीडियन का पोजीशन ऑलमोस्ट सेम जगह पे है
तो मतलब डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो इसका भी मीन 3.84 पे है, मीडियन 3 पे है, इसका मीन 120 पे है, मीडियन 117 पे है, मीन 33 पे है, मीडियन 29 पे है ना। तो इसीलिए ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, तो मीन मीडियन बिल्कुल सही जगह पे है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपके डेटा के अंदर। ठीक है, अगर ये डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं तब हमें आउटलायर चेक करने पड़ जाते हैं। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, राइट, मीन का डिफरेंस, मीन और मीडियन अलग अलग जगह पे है, तो मतलब डेटा ज़्यादा बायस्ड है या ज़्यादा एक तरफ इंक्लाइन हो गई है ना, तो उस केस में हम लोग आउटलायर्स चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, बट अभी आउटलायर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है, अब अगर अब ये डेटा तो सब कुछ सही है, क्लीन ही है, तो कोई अलग से क्लीनिंग प्रोसेस हमें लगाने की जरूरत नहीं। बस इसको मशीन लर्निंग के लिए या मशीन लर्निंग के मॉडल के लिए अगर प्रिपेयर करना है, तो उसमें दो चीजें हमें बनानी पड़ती है, पहला एक्स और दूसरा वाई, मतलब जिसमें हमें मॉडल को बताना पड़ता है कि फीचर कौन से हैं और टारगेट क्या है। फीचर कौन कौन से हैं, प्रेडिक्टर कौन कौन से हैं और टारगेट कौन सा है। तो आपका डेटा तो मिक्स्ड डेटा है ना, इसमें बहुत सारे कॉलम जो है वो फीचर हैं और एक कॉलम आपका टारगेट है, तो उसको अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो अलग करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई। एक्स का मतलब सारे फीचर्स, मतलब प्रिडिक्टर्स, एंड वाई का मतलब टारगेट। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो डेटा है उस डेटा में फीचर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें आप आई लॉक का यूज कर लीजिए, डेटा डॉट आई लॉक इंडेक्स लोकेशन, जिसमें कि हमें रो सारे ही रखने हैं, लेकिन कॉलम में हमें सिर्फ वो वाला कॉलम रखना है जो लास्ट कॉलम नहीं है, क्योंकि लास्ट कॉलम टारगेट है, तो टारगेट को छोड़ करके जो बाकी कॉलम है वो प्रिडिक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, आई लॉक लिखा :-1, मतलब ये हो गया आपका प्रिडिक्टर्स, और दूसरा वाला हो गया टारगेट। जो सबसे लास्ट वाला है वो है टारगेट। ठीक है, तो हमें डेटा को स्प्लिट करना होता है प्रिडिक्टर्स में और टारगेट में। एक्स को चेक करेंगे तो एक्स में क्या मिलेगा, तो एक्स में हमें मिल रहा है 768 रोज, 8 कॉलम्स, 8 कॉलम मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाला पहले 9 कॉलम दिख रहा था, टोटल डेटा जो 9 कॉलम का है, बट यहाँ पे हमें जो लास्ट कॉलम है वो नहीं चाहिए फीचर्स में, प्रेडिक्टर्स में। कौन है? हाँ, हाँ, आउटकम वाला हटा दिया इसने, क्योंकि हमने लास्ट वाला :-1 लिखा है ना, तो स्टार्टिंग से लेकर के उतने कॉलम्स उसने एक्सेस किए हैं जो लास्ट से पहले तक है, -1 से पहले तक। तो मतलब हमें सारे वो प्रेडिक्टर्स मिल गए जिसके बेसिस पे आउटकम डिफाइन हो रहा है। ठीक है, जिसको हम इनपुट बोल सकते हैं, प्रेडिक्टर बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं। और जो दूसरा है वो है टारगेट, तो टारगेट में सबसे लास्ट वाला कॉलम वही टारगेट है हमारा, आ गया। ठीक है, क्या बता, मुझे तो समझ नहीं आया, मतलब आपने कॉमा से पहले जो कॉलम है वो रोज के लिए है, दूसरा कॉलम्स के लिए, सर नीचे दूसरी बार, मतलब दूसरा भी तो वही है। हाँ मुझे समझ नहीं आया इसने आउटकम कैसे दिया। आप बताओ।
मतलब मैं इसीलिए मैं वही इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें पांडास नंपाई तो खत्म है। नहीं सर, वो मेरे को पता लग गया, स्लाइसिंग करी हुई है इसमें, बट बीच में कॉमन ही आना चाहिए था। किसमें? ये आई लॉग के बाद जो है, हाँ ये बीच में कॉमा कमा तो है ही। क्या। अच्छा तू बता, चलो क्या किया? इंडेक्सिंग वाला है ना, तो अगर कॉलम यूज करते तो पहले वाले कॉलम से ये रो का इंडेक्सिंग है। रो मतलब कितने रोज चाहिए हमें? सारे सारे चाहिए, तो सारे के लिए कॉलम लिख लिया। ठीक है, अगर हम सब बीच में हम देखें क्योंकि तो कॉलम कॉलम इंडेक्स कर रहे हैं, हमें तो कॉलम अलग अलग चाहिए ना बस। उसका मुझे समझ आ गया कि अगर कॉलम से पहले तो जीरो लिया उसने और कॉलम के बाद उसने एंड का लिया, हाँ बट मेरे को कॉलम का समझ, हाँ कॉलम्स का कैसे हाँ, हुआ। कॉलम्स का वही तो बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को स्प्लिट करना है फीचर को अलग, टारगेट को अलग। टारगेट कहाँ पे है? लास्ट लास्ट। तो लास्ट वाला जो डेटा है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं? माइनस इंडेक्सिंग। -1 से मिल जाएगा, तो मिल गया मुझे। -1 ही तो किया है, ठीक है। और दूसरा वाले जो बाकी बचे हुए -1 के बाद जो बचे हैं वो सभी क्या है? प्रिडिक्टर हैं। तो हमने क्या किया, हमने लगा दिया यहाँ पे :-1। :-1 का मतलब क्या होता है? लास्ट वाले लास्ट वाले को छोड़ लास्ट वाले को छोड़ के, स्टार्टिंग 0 से करेगा, तो 0 से लेकर के लास्ट तक, लास्ट वाले को छोड़ के। तो लास्ट वाले को छोड़ दिया उसने, तो मिल गया हमें सिर्फ सही डेटा, ठीक है। तो बेसिक्स इंडेक्सिंग है यार। तो लिस्ट विस्ट में पड़ी थी स्टार्टिंग में, वही है। चलो ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास प्रिडिक्टर एंड टारगेट, जिसको हमने एक्स और वाई में डिफाइन किया। तो जब भी मॉडल में हम डेटा देते हैं लर्न करने के लिए, डेटा को समझाने के लिए, तो उसको अलग अलग देना पड़ता है। आप इकट्ठे पूरा डेटा नहीं दे सकते उसको। उसको कैसे समझ आएगा कि क्या एज एन इनपुट समझना है और किसको एज एन आउटकम समझना है? बताना पड़ेगा ऑफिस, तो आपको बताना होगा ना, ये टारगेट है भाई, इसको समझना है एज ए टारगेट की तरह, क्योंकि यही टारगेट है जिस टारगेट को आपको बाद में आउटपुट भी डिफाइन करके देना है। इसी टारगेट को तो आपको आउटपुट बनाना है, तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि टारगेट क्या है। आपने पूरा डेटा इकट्ठे दे दिया उसको, उसको क्या पता कौन सा टारगेट है? हो सकता है टारगेट पहले कॉलम में हो। हर बार ऐसा थोड़ी होता है कि आपका टारगेट लास्ट में मिलता है आपको। टारगेट पहले कॉलम में भी मिल सकता है। ये अपने पास जो डेटा है उसमें एक रिग्रेशन का डेटा मैंने आपको दिखाया था, हाउसिंग वाला या किसी एक का, जिसका टारगेट स्टार्टिंग में है, या ऑटो एलपीजी। अब उसको कैसे पता चलेगा? तो आप उसको बताओगे ना कि ये टारगेट है, इसको निकालना है, ठीक है। इसीलिए, और बाकी जो बचा हुआ है वो प्रिडिक्टर्स है, तो उसको बताना पड़ेगा प्रिडिक्ट। अब हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसे कॉलम हो जो प्रिडिक्टर्स ना हो, स्किप करना चाहते हैं आप उसको। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप लर्निंग करते हैं तो लर्निंग में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आउटकम किस पे डिपेंड करता है। आउटकम किस डेटा पे डिपेंड कर रहा है, किस प्रिडिक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई आउटकम ऐसा है जो किसी एक प्रिडिक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो चेंज हो चाहे कुछ भी हो, उससे उसको आउटकम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लर्निंग का वो हिस्सा ही नहीं होगा। वो लर्निंग का हिस्सा नहीं होगा, है ना। जैसे आपको बोला जाता है कि आप एग्जाम दो, एग्जाम में आपके सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे, बट कुछ इलेक्टेड ऐसे आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ऑप्शनल है ना। वो आप पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप छोड़ ही दोगे ना उसको। जब वो आपके एग्जाम में आपकी स्कोरिंग में कुछ ऐड ऑन ही नहीं कर रहा तो क्यों पढ़े उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपने प्रिडिक्टर्स बता दिए उसको कि भाई 10 प्रिडिक्टर्स है, लेकिन एक दो प्रिडिक्टर ऐसे हैं जो कोई रोल नहीं दे पा रहे हैं आउटकम के लिए। अब उसमें कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आउटकम में उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन में रखें क्यों, उसको हटा देते हैं। क्लियर है? जैसे मुझे लोन कैलकुलेट करना, आपको लोन का एक डेटा दिया गया था। अब लोन के डेटा में
लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा इसका लोन आईडी से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, समझे? आपकी लोन आईडी कुछ भी है, उससे लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो हम इसको लर्निंग में क्यों दे रहे हैं? हम मशीन को क्यों समझा रहे हैं कि ये लोन आईडी है इसका? जरूरत है? ठीक है। तो हर एक जो कॉलम है, हर कॉलम प्रिडिक्टर नहीं बन सकता ना। हर कॉलम प्रिडिक्टर नहीं बन सकता। आपको समझना होगा कि आपके डेटा में से सिर्फ प्रिडिक्टर वही हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आउटपुट चेंज होता है। तो लोन आईडी के बेसिस पे क्या आउटपुट चेंज हो रहा है? कुछ नहीं। सभी कस्टमर का लोन आईडी लिखा हुआ है, तो लोन आईडी हम हटा ही देते हैं, कोई काम ही नहीं है इसका। जेंडर से भी हो सकता है। मतलब जेंडर की भी एक वो होते हैं ना कि भाई आप मेल हैं या फीमेल है, तो उससे भी लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ने या घटने के चांसेस होते हैं। ठीक है। मैरिड है या अनमैरिड है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। आपका एजुकेशन क्या है, इससे भी लोन अप्रूवल के इम्पैक्ट बढ़ते हैं, है ना? डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके, ये सब जितने बाकी हैं वो सभी आपके लोन पे इम्पैक्ट डालते हैं, लोन के अप्रूवल पे। लेकिन लोन आईडी डज नॉट इम्पैक्ट एनीथिंग। आईडी तो कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहा। आईडी तो बस एक आईडी है जो बैंक वालों ने जनरेट करके आपको दे दी। वो कोई फीचर थोड़ी है, वो तो बस एक वैल्यू है जिसको आपको एज एन आईडी की तरह रखना है। समझे? हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा आपके डेटा में से कि कौन सा डेटा आपके लर्निंग के लिए यूजफुल है, कौन सा नहीं है। और जब आप फीचर बनाते हैं, है ना, तो जो फीचर आपका बन रहा होता है उसी फीचर में आपको समझना होता है कौन कौन से फीचर है, कौन से नहीं। तो इसके फीचर इंजीनियरिंग भी होता है। फीचर इंजीनियरिंग भी एक पार्ट होता है जिसके थ्रू आपको फीचर बनाना सीखना होता है मशीन लर्निंग के। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टारगेट एंड प्रिडिक्टर्स। अब इसमें भी ट्रेनिंग के लिए कौन सा डेटा हम यूज करेंगे और टेस्ट के लिए कौन सा डेटा यूज करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा जिससे आप मशीन को समझाते हो, टेस्ट डेटा जिससे आप मशीन को इवेलुएट करते हैं। समझे? मतलब मशीन को तो हम वो डेटा देंगे ना जो डेटा उसने देखा नहीं है। जब उसने ट्रेन कर लिया, जब ट्रेनिंग हो गई उसकी, तो हम उसको टेस्ट कैसे करें? तो टेस्ट करने के लिए उसको ऐसा डेटा देना होगा जो ट्रेनिंग में नहीं था। मान लो कि मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने सारे क्वेश्चन जो भी है सब्जेक्ट्स के पढ़ा दिए, फिर मैंने वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछ लिए। सेम क्वेश्चन जो पढ़ाया था उसी को वापस से एग्जाम में पूछ लिया, क्या फर्क पड़ा? सब आंसर कर सकते हैं। एग्जाम का मजा तो तब है ना जब आपको वैसा क्वेश्चन पेपर मिले जो आपने पढ़ा ना हो, है ना? आपको उस तरह का क्वेश्चन पेपर मिले जो उस पैटर्न से रिलेट करता है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। तभी तो आपका वो टेस्ट कैसे हुआ कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, है ना? तो आपको मशीन को भी तो वैसे ही देना पड़ेगा। मशीन को भी तो आपको वो डेटा नहीं देना है जिससे उसको ट्रेन किया गया है। उसको इवेलुएट करने के लिए वो डेटा देना है जो डेटा उसने ट्रेनिंग के टाइम पे देखा ही नहीं है। क्लियर है? तो हमें ट्रेन और टेस्ट डेटा अलग अलग बनाना होता है। तो हम अभी हमारे पास जो है वो एक ही डेटा है, लेते डायबिटीज का डेटा है, उसमें तो पूरा ही डेटा है। अब इसी में से अगर मैं कुछ डेटा निकाल करके टेस्ट के लिए रख लूं कि भाई इसको टेस्ट करेंगे, और बाकी डेटा अगर मैं ट्रेनिंग के लिए रख दूं, तो जनरली हम लोग 70-30 या 75-25 का रेशियो रखते हैं, है ना, अगर आपको इसको स्प्लिट करना है। तो अभी करते हैं ट्रेन और टेस्ट डेटा स्प्लिट। ट्रेन और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करना।
ठीक, स्प्लिट करने के लिए वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको आज 70% डेटा, जैसे आपके पास 7 कुछ डेटा है, टोटल 768 है शायद, टोटल 768 डेटा है, इसका 70% निकाल लो या इसका 75% निकाल लो, उतने डेटा को रो वाइज इंडेक्स कर दो, है ना। तो ये तरीका है। मान लो आपने निकाल लिया टोटल जो शेप था आपका x डेटा डॉट शेप, तो शेप के अकॉर्डिंग देखें तो हमें दो चीजें मिलती है, एक मिलता है रो, एक मिलता है कॉलम। तो रो के लिए आप 0 को इंडेक्स कर दीजिए कि जो हमें शेप मिलता है वो टपल में मिलता है, शेप का रिजल्ट हमेशा टपल में आता है। तो टपल का जो पहला इंडेक्स है वो क्या बताता है, रो, नंबर ऑफ रो बताता है ना। तो आपने अगर 0 को इंडेक्स किया तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, प्रिंट नंबर ऑफ रोज, ये टोटल आपका नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, टोटल रोज, इतने रोज हैं आपके पास। ठीक है, रोज की वैल्यू है टोटल 768, ये नंबर ऑफ रोज है टोटल 768। अब 768 का 70% कितना हुआ, यहां से कैलकुलेट कर लो, 768 डॉट मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटीजर में चेंज कर दो। ये हो गया ट्रेनिंग इंडेक्स। टोटल कितने डेटा हैं ये, ट्रेनिंग इंडेक्स की वैल्यू टोटल कितनी होगी, चेक करते हैं, 230, उल्टा हो गया, टेस्ट इंडेक्स होना चाहिए। ये टेस्ट इंडेक्स होना चाहिए, मतलब 230 वैल्यू हम लोग यूज करेंगे टेस्ट के लिए, और बाकी जो बचे हुए वैल्यू है उसको हम यूज करेंगे एज अ ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कैसे करें, तो इसको जब हम x की बात करते हैं, चलो x में से निकालते हैं कोलन x डॉट आई लॉग x डॉट आई लॉग, और आई लॉग में मैंने सेट कर दिया 230, ठीक है, और कमा कोलन, ये क्या हो गया, एक्स ट्रेन बोल सकते हैं इसको, स्टार्टिंग से लेके 230 नहीं, -230 कर दो, 230 क्यों रखे, मतलब टेस्ट इंडेक्स रख दो, इन शॉर्ट टेस्ट इंडेक्स लिया ही। ठीक है, तो 0 से लेकर के 230 -230 से पहले तक का डेटा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ट्रेनिंग में कंसिडर होगा। तो एक्स ट्रेन की जो टोटल शेप होगी वो कितनी होनी चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, 538। अब एक्स ट्रेन के पास जो डेटा है वो है 538, रोज वही है 8, सॉरी कॉलम्स वही है 8, लेकिन रोज हो गया 538, 768 में से 230 वैल्यू कम हो गया, क्योंकि ये जो 230 वैल्यू है इसको हम यूज करने वाले हैं एज अ टेस्ट डेटा। ठीक है, तो जैसे एक्स ट्रेन निकाला वैसे आप निकालेंगे वाई ट्रेन।
x डॉट y डॉट ilog, सेम चीज आप अप्लाई कर दो इसके ऊपर। वाई ट्रेन में भी आपको उतने ही डेटा मिल जाएंगे। वाई ट्रेन में भी आपको सेम नंबर ऑफ डेटा मिल जाएंगे। ये क्या बता रहे हैं? टू मैनी इंडेक्सर्स, वाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं। वाई में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक किया जा सकता है ऐसे। अब से एक काम करना, जो ऊपर वाई लिखा है ना, उस वाई में -1 के साथ में कोलन लगा देना, सही हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर वाई डिफाइन किया था उसमें -1 कोलन, वो सही कर लो, फिर बाकी का ये चल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, जो ट्रेनिंग डेटा है वो प्रिपेयर हो गया 538 वैल्यू के साथ में, मतलब 538 वैल्यू ऐसी है जिसको आप ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अपने मॉडल को दे सकते हैं टू ट्रेन द मॉडल, ठीक है। अब टेस्ट डेटा कैसे बनेगा? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट हमें बनाना है। तो बचा हुआ को अलग स्टोर करना पड़ेगा ना, जैसे ट्रेन डेटा को अलग से स्टोर किया तो वैसे ही टेस्ट डेटा को भी तो अलग से स्टोर करोगे वेरिएबल में। तो जो बचा हुआ डेटा है वो कैसे आएगा? हाँ, माइनस तो करना ही होगा, लेकिन कहाँ पे करें, क्या करें? मुझे एक्स टेस्ट चाहिए, मुझे एक्स टेस्ट चाहिए, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? मुझे अगर टेक्स्ट इंडेक्स का सर ये इंडेक्सिंग जो लिया था उसी से निकालेंगे ना, तो आप ऐसे कर लो ना, माइनस टेस्ट इंडेक्स कोलन, बस हो गया। ये हो गया आपका टेस्ट डेटा माइनस टेस्ट इंडेक्स। माइनस टेस्ट इंडेक्स मतलब -230 के बाद वाला डेटा, तो -230 के बाद वाला जो डेटा होगा वो आपका बन गया टेस्ट डेटा, -230 से पहले वाला डेटा बन गया ट्रेन डेटा, समझे? एक है फिर वाई टेस्ट भी आपको ऐसे ही चाहिए होगा, आपने वाई टेस्ट ले लिया और इस चीज को वाई पे अप्लाई कर दिया। तो प्रिंट आपका यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आपको करना है, चेक करना है। अभी जो हमारे पास एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट है उसमें टोटल 230 रोज है, इसमें भी इसमें, और ट्रेन डेटा में 538 रोज हैं दोनों में। तो टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा अलग अलग हो गया। तो एक डेटा से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक डेटा से आप टेस्ट कर सकते हैं।
हम्म, एक कॉलम आ रहा है, वन कॉलम आ रहा है, 232 वन कॉलम, 230 रोज, वन कॉलम। नहीं नहीं, ये तो ऊपर उसका वाला है ना, ये एक्स वाला है, ये तो वन ही है। वाई में तो एक ही कॉलम होगा ना, उसमें तो 8 कॉलम होगा, एक्स वाले में तो 8 कॉलम होगा ना, टोटल 9 कॉलम है। टोटल आपके डेटा में 9 कॉलम है, तो 8 हमने प्रिडिक्टर के लिए लिए हैं, एक हमने आउटकम के लिए लिया है। तो वाई में तो आउटकम है ना आपका, तो वाई में 1 कॉलम होगा, इसमें 8 कॉलम होगा, हमने दोनों प्रिंट करा है। ठीक है, को पूरा एग्जैक्टली चेक करना हो तो आप ऐसे कर लो, प्रिंट ट्रेनिंग डेटा शेप। ट्रेनिंग डेटा का शेप कितना है, तो आप एक्स ट्रेन डॉट शेप चेक कर लो, अब आपको पता चल जाएगा। टेस्ट डेटा का शेप कितना है, एक्स टेस्ट डॉट शेप। ट्रेनिंग डेटा का शेप हो गया 538 और टेस्ट डेटा का शेप हो गया 230/8। समझ आया? टेस्ट डेटा निकाला है, हम्म, वन मशीन में निकालने के लिए उसमें तो वन रो है, जो भी मशीन में डेटा उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो 8 रोज है। गलत, फिर से बताओ। ये हमने टेस्ट डेटा को निकाला है, 538 रोज एंड वन कॉलम। एक्स एक्स टेस्ट, एक्स या वाई? एक्स वाई, एक कॉलम वाई टेस्ट। वाई, वाई में होगा ना एक कॉलम, एक्स में थोड़ी होगा। हाँ, एक वाई में है, एक्स ट्रेन वाले में है, एक्स एक्स ट्रेन वाले में 8 कॉलम होना चाहिए ना, हाँ, सही तो है। जो भी निकाला है उसको तो टेस्ट के लिए निकाला है ना, उसको वन मशीन में लेंगे, तो वन रो है, वो 8 रो पुराने डेटा में थी, उसका मतलब कैसे होगा? अब बात नहीं समझे, आपने अपने डेटा को बस स्प्लिट किया है दो पार्ट में, कि आपका डेटा 70-30 के रेशियो में चेंज हो जाए। 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए हमने डिफाइन कर दिया, 30% डेटा टेस्ट के लिए डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जो 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए हमने डिफाइन करा है, उसमें
एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है। एक्स ट्रेन में टोटल 8 कॉलम है और वाई ट्रेन में एक कॉलम है। ठीक है, वैसे ही आपके टेस्ट डेटा में भी 8 कॉलम का एक्स टेस्ट है। एक्स टेस्ट में टोटल 8 कॉलम है। प्रिडिक्टर तो उतने ही कॉलम के होने चाहिए ना, टेस्ट में भी ट्रेन में भी उतने ही होने चाहिए। और वाई टेस्ट में भी एक ही कॉलम है, क्योंकि वाइट आउटकम तो एक ही होगा ना, एक ही कॉलम का होगा। बात समझे? आपका कितना आ रहा है ये चेक करो। आपने जो एक्स ट्रेन, इसको ऐसे लिख लो, ट्रेनिंग डेटा शेप ऑफ प्रिडिक्टर्स, ये प्रिडिक्टर्स का ऑफ प्रिडिक्टर्स, और चेक करो कि सारे सही आ रहे हैं या नहीं। और अब टारगेट का भी आपको चेक करना है। टारगेट में आप वाई का शेप चेक करोगे, तो ट्रेनिंग डेटा शेप ऑफ टारगेट, और इसके लिए आप वाई ट्रेन डॉट शेप करेंगे, और इसके लिए आप वाई टेस्ट डॉट शेप चेक। अब टेस्ट डेटा ट्रेन डेटा अलग है, मतलब आपको 4 डेटा मिले हैं, चारों का शेप चेक करो, ऐसा आ रहा है। मतलब जो प्रिडिक्टर है ट्रेनिंग डेटा में वो 538/8 है, जो टेस्ट डेटा है वो 230/8 है ना, 70, और इसका रेशियो हो गया। और जो टारगेट है वो 538/1 हो गया ट्रेनिंग के लिए, और टेस्ट के लिए 230/1 हो गया। ये दोनों टेस्ट वाले हैं और ये दोनों ट्रेनिंग वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रेनिंग वाले। तो 530/1 और 538/8, ये हो गया ट्रेनिंग वाला। ये प्रिडिक्टर हो गया, टारगेट हो गया। ये प्रिडिक्टर हो गया, इसमें 8 कॉलम है, और ये टारगेट हो गया जिसमें 1 कॉलम है। ठीक, चेक करो। अगर ये सब सही आ रहा है तो आगे इसको प्रोसीड किया जा सकता है।
ठीक है, आपका हुआ विनीत, डन। ठीक है, सो हमने अभी तक के पार्ट में ये समझा डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा कि अपने डेटा को फीचर और टारगेट में कैसे अलग अलग करते हैं, और उस फीचर और टारगेट का टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा में कैसे कन्वर्जन होता है ना। बट यहाँ भी एक कैच है, कैच ये है कि जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा आप देते हो वो डेटा तो हमने सीक्वेंस में उठा लिया, उठाया ना, 0 से लेकर के 538 डेटा ये हो गया आपके ट्रेनिंग में, और 538 के बाद जो डेटा बचा वो चला गया टेस्ट में, ठीक है। मशीन को मान लो दे दिया सीखने के लिए, तो उसको जब सिखाया गया तो डेटा पूरा सीक्वेंस में था आपका, एक बार उसने सीख लिया। अब मान लो अब सीखने के बाद वो डेटा का पैटर्न जो जानेगा वो तो सीक्वेंस बेस पे जानेगा ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, पूरे डेटा को भी सीखा और उसका सीक्वेंस भी सीखा कि भाई ये 0 पे ये था, 1 पे ये था, 2 पे ये था। उसे अब बार बार आप उसको सिखाएंगे भी तो हर बार तो एक ही डेटा वो रीड कर रहा है। अब दिक्कत क्या होता है कि मान लो मैंने आपको बोला कि आपको ABCD सीखना है, किसी बच्चे को मान लो ABCD सीखना है, सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है ABCD टू अप टू Z तक, ठीक है। तो A से एप्पल होता है, B से बॉल होता है, ये करके आप पूरा पढ़ाते हो। फिर आपने अचानक से बच्चे से बोला कि आपको ये बताना है R से क्या होता है, तो बच्चा कैसे आंसर करेगा, पता कैसे आंसर करता है। किसी बच्चे से आप पूछोगे, अभी आपने उसको ABCD पढ़ाया है, नहीं, वो पहले कैलकुलेट करता है A से, वो पहले A से सोचता है A से क्या होता है, फिर B से क्या होता है, फिर C से, फिर वो R पे जब आता है ना तो आंसर करता है। उसने सीखा तो है बट वो उस रैंडमाइज नहीं सीखा उसने सीक्वेंस सीखा है। उसको आप ए से पूछ लोगे तो ए से झट से आंसर कर दोगे, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे ए आता है, तो उसको याद है कि पहला ए ही आता, तो ए का आंसर है। उससे आप बोल दोगे जेड से क्या आता है, तो पूरा ए से लेके जेड तक पहले याद करेगा, फिर जेड का आंसर बताएगा। मतलब ही इज ट्रेन्ड, उसको पता है आंसर क्या है, लेकिन वो आंसर को उसने सीक्वेंस में सीखा, तो वो याद भी सीक्वेंस में ही कर रहा है। ये प्रॉब्लम मशीन के साथ है। मशीन को भी जब आप कोई चीज लर्निंग के लिए देते हैं, अगर उसको आपने सीक्वेंस में दे दिया तो वो लर्निंग तो करता ही है, साथ में सीक्वेंस भी सीख रहा होता है। तो मतलब उसके सीखने में कोई रैंडमनेस नहीं है, वो कहीं से भी आप कुछ भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। वहां पे फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और बार बार उसकी लर्निंग चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका एक ही सीक्वेंस बार बार जा रहा है उसके पास, तो वो हर बार तो एक ही चीज सीखेगा ना। तो उसको रैंडमाइज कैसे बनाए, लर्निंग रैंडम होनी चाहिए, ऐसा कि वो हर बार जितनी बार भी आप उसको सिखाओ सेम डेटा के साथ में, हर बार उसको नया पैटर्न मिलना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब आप इंडेक्सेस को सफल कर दो। आप डेटा वही दो लेकिन उसके इंडेक्स को सफल कर दो हर बार। हर बार अगर इंडेक्स सफल हो गया उसका, है ना, तो हर बार उसके पास नया पैटर्न आता रहेगा। समझ आया? तो लर्निंग का ये पैटर्न उस टाइम पे काम आ जाता है जब आपको मशीन को अच्छे से सिखाना है, तो उसका रैंडम शफलिंग करना होता है, उसके इंडेक्सेस, डेटा जो हम दे रहे होते हैं उस डेटा का रैंडम शफलिंग करना होता है। आप उसको सीक्वेंस में नहीं दे सकते डेटा, फिर सीक्वेंस भी याद हो जाएगा उसको और डेटा भी याद हो जाएगा। तो अब जो आंसर करेगा वो हमेशा सीक्वेंस के बेसिस पे करने लगेगा। सीक्वेंस के बेसिस पे ना करे, वो डेटा पे फोकस करे रेदर देन सीक्वेंस, उसको रैंडम शफलिंग करके इंडेक्सेस देने होते हैं, ठीक है। बात समझ आई? इसको करेंगे नेक्स्ट। रैंडम शफलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए परमुटेशन लगता है बेसिकली। नमपाई में एक ऑप्शन होता है np.random.permutation, उससे आप अपने इंडेक्सेस की जो शफलिंग है वो कर सकते हैं, है ना। या फिर एक लाइब्रेरी भी होती है, उस लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं, ठीक। चलो।